हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं तक्षशिला। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये आपके 10th क्लास का साइंस का चैप्टर है। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या है और कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो पूरा चैप्टर जिस पे है पहले उसी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करे, या फिर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिकल नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ, सिमिलर ऑर्गेनिज्म मतलब उसके जैसा ही दिखने वाला, हूबहू नहीं, उसके जैसा ही दिखने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए, ये वाला पॉइंट मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कि क्या है ये। देखिए, रिप्रोडक्शन किसी एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है आपके या मेरे लाइफ में, या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी प्लांट या जो है एनिमल के लाइफ में रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना कि इंपॉर्टेंट खाना खाना है, सांस लेना है, या एक्सक्रिएशन है, या बाकी सब सर्कुलेशन वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये प्रोसेस अगर ना हो, जैसे कि सर्कुलेशन ना हो, ठीक है, हम खाना ना खाए या रेस्पिरेशन ना करें तो हम मर जाएंगे। लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम मरेंगे नहीं। ऊपर से रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है रिप्रोडक्शन करने में। तो फिर हमारी बॉडी इतना एनर्जी इस पे खर्च क्यों कर रही है? जिस प्रोसेस का हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, या फिर देखा जाए तो हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत नहीं है उस प्रोसेस की, लेकिन इस प्रोसेस पे इतना ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च किया जा रहा है? तो ये है इसका आंसर, इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं वो विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त हो गए मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ऐसे हाल ही में बहुत सारे खबर आते रहते हैं कि पिछले 5 साल में इतने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर पिछले 500 सालों में 700 सालों में इतने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए इंसानों की वजह से। जैसे कि डोडो है, मॉरिशस में एक पक्षी पाया जाता था जो कि उड़ नहीं सकता था। ओके, उसका नाम था डोडो, उस स्पीसीज का नाम था डोडो, और वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब क्या हुआ, वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं था, उनका बहुत ज्यादा शिकार किया गया। तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट के स्ट्रेस के कारण वो अपने ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स नहीं छोड़ पाई, और रिप्रोडक्शन उनका वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई ज्यादा, और धीरे धीरे उनकी पूरी स्पीसीज ही खत्म हो गई। ओके, मतलब वो पूरी तरह इस प्लेनेट से खत्म ही हो गए। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। अगर किसी स्पीसीज को सरवाइव करना है तो उसे रिप्रोड्यूस करना होगा, वरना उस स्पीसीज का अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझिए, एक इंसान है, उसकी एज होगी समझ लिए 60-70 साल। ओके, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तो अगर सभी इंसान रिप्रोड्यूस ना करे तो 60-70 साल बाद, या फिर जब सब इंसान, ये वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, तो कोई इंसान बचेगा ही नहीं। तो हमारी स्पीसीज पूरी खत्म हो जाएगी, होमोसेपियंस इस अर्थ से खत्म हो जाएंगे अगर हम रिप्रोड्यूस ना करें। ठीक है, उससे कोई एक इंडिविजुअल को फर्क पड़ेगा नहीं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो एक इंडिविजुअल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो एक स्पीसीज के तौर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वह स्पीसीज पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो जाएगी अर्थ पे से। ओके, तो अगर एक एज है, समझिए एक कोई भी एनिमल है, जैसे कि एक बर्ड है, और बर्ड की एज है, समझ लीजिए वो उसका लाइफ स्पैन है 10 साल या 5 साल, ऐसे कुछ लाइफ स्पैन है। अगर वो सारे के सारे बर्ड्स रिप्रोड्यूस ना करे तो 5 या 10 साल में वो पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज देयर विल बी नो सक्सेसर ऑफ दैट स्पीसीज। उस स्पीसीज का कोई सक्सेसर नहीं होगा, मतलब उस स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए ऑफस्प्रिंग्स पैदा ही नहीं होंगे, और इसके लिए वो पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी।
ओके, तो वो आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है एक स्पीसीज के तौर पे या फिर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए, डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिजम्स हूबहू अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं? क्या ऑर्गेनिजम्स के जो बच्चे होते हैं वो उनके क्लोन्स होते हैं, या फिर क्लोन्स होते क्या हैं? ये हम देखेंगे इस स्लाइड में। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि एक सेल कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, या फिर एक सेल कैसे अपनी कॉपीज बनाता है। देखिए, सेल में जो सबसे मास्टरमाइंड होता है सेल का, या फिर सेल का जो बॉस होता है, उसे डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बॉस होता है सेल का। ये रहा हमारा सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ओके, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले भी, बट मैं आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखिए, अब ये सेल है, इसके अंदर डीएनए है, तो सेल का सारा कारोबार डीएनए संभालता है। सेल को कब क्या करना है, कब रिप्लिकेट करना है, रिप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी बनानी है, कब उसे प्रोटीन बनाना है, ये सारा काम कौन देखता है? डीएनए। ओके, डीएनए देखिए सेंट्रल डॉगमा है। सेंट्रल डॉगमा में क्या कहा गया है कि डीएनए आरएनए को बनाएगा और आरएनए जो है वो प्रोटीन को बनाएगा। ओके, मतलब मुझे माउस से लिखने में जरा दिक्कत हो रही है, इसके लिए मैं हैंडराइटिंग इतनी खराब आ रही है, बट आप समझ लीजिए। देखिए, तो डीएनए क्या करता है? डीएनए आरएनए को मैसेज करता है और आरएनए जो है प्रोटीन बनाता है। ओके, तो मेन बॉस क्या है? कौन है मेन बॉस सेल का? डीएनए। डीएनए डिसाइड करता है कि सेल में कब क्या होगा। तो रिप्लिकेशन का भी कारोबार डीएनए देखता है। तो जब सेल को रिप्लिकेट करना है या फिर सेल को रिप्रोड्यूस करना है अपने आप को, रिप्रोड्यूस करना है सेल को, तो क्या होता है? जो हमारा डीएनए है उससे पहले रिप्रोड्यूस होना होगा। ये एक डीएनए है तो इसे अब 2 डीएनए में कन्वर्ट होना होगा। ठीक है, अब रिप्लिकेशन कैसे होता है डीएनए का, ये अपने आप हायर क्लासेस में देखेंगे जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एक डीएनए है ये, और इसे अब 2 डीएनए में बदलना होगा, फिर सेल जो है डिवाइड करेगा और 2 सेल्स हमें मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, और हर एक सेल के अंदर डीएनए होगा। तो जब डीएनए अपने आप को डिवाइड करता है, डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है, तो भले ही वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, रिप्लिकेशन की प्रोसेस जो है डीएनए की बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ी बहुत गलतियां, थोड़ी बहुत मिसपेयरिंग हो जाती है। ठीक है, डीएनए के बेस पेयर्स में कुछ ना कुछ कभी कभार मिसपेयरिंग हो जाती है, और ये जो नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ये एक दूसरे के हूबहू कॉपीज नहीं होते हैं। ठीक है, एक सेल में जो है पुराना वाला ही डीएनए जाता है और दूसरे सेल में नया वाला डीएनए जाता है, या फिर देखिए ये समझिए डीएनए का एक स्टैंड है, स्ट्रैंड। ठीक है, तो जब रिप्लिकेशन होता है तो बीच से ऐसे इस स्टैंड को बीच से अलग अलग हो जाते हैं, तो 2 स्टैंड बन जाता है और दोनों स्टैंड पे एक नया नया टेम्पलेट कॉपी बनता है। ठीक है, तो रिप्लिकेशन में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं। आप इतना समझ लीजिए कि डीएनए के रिप्लिकेशन में थोड़ी बहुत जो है वेरिएशंस आ जाती हैं, और इसके वजह से जो नया सेल प्रोड्यूस होता है वो हूबहू कॉपी नहीं होता है, सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता है। सिमिलर होता है अपने पेरेंट सेल के, बट आइडेंटिकल नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि रिप्लिकेशन या रिप्लिकेशन में वेरिएशन कैसे आता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन कैसे आता है। अब हम देखेंगे वेरिएशन का क्या काम है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएशन क्या रोल प्ले करता है। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि जब डीएनए रिप्लिकेट करता है तो उस रिप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो पेरेंट्स के हूबहू कॉपी नहीं होते हैं, कुछ उनमें वेरिएशंस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो कोई नॉर्मल सा सेल था। अब ऐसा ही सेल क्या होगा, कोई आपका जर्म सेल है। जर्म सेल उसे कहा जाता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ठीक है, जर्म सेल्स क्या बनाते हैं? ह्यूमंस में स्पर्म और ओवम बनाते हैं। ठीक है, तो जर्म सेल्स में जो है क्या होगा, ऐसा ही कुछ वेरिएशन होगा थोड़ा बहुत जर्म सेल्स में। फिर क्या होगा, इस वेरिएशन के कारण वो सेल्स थोड़े पेरेंट सेल से अपने अलग रहेंगे,
और फिर जब स्पर्म और ओवम मीट करेंगे, ठीक है, जब स्पर्म और ओवम मीट होंगे तो मदर और फादर दोनों का जेनेटिक मटेरियल मीट होगा, तो और भी ज्यादा वेरिएशन पैदा होगा। इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये हम आगे देखेंगे जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझना है कि डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है और कमांडिंग सेंटर है सेल का। ठीक है, और ये सब कुछ देखता है, प्रोटीन बनाना है, क्या बनाना है, सेल का सब कुछ देखता है, और रिप्रोडक्शन भी कब करना है ये भी डीएनए ही देखता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, द डीएनए फर्स्ट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ फॉलोड बाय रिप्लिकेशन ऑफ होल सेल। डीएनए खुद को रिप्लिकेट करेगा, उसके बाद उसी के साथ पूरा सेल भी रिप्लिकेट हो जाएगा, मतलब डीएनए अपनी एक कॉपी बनाएगा, उसके बाद वो सेल भी दो में डिवाइड हो जाएगा और दोनों डीएनए एक एक सेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो दो सेल्स हो जाएंगे, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ठीक है, एक सेल था ये, इसका एक डीएनए था, अब इस डीएनए ने डिवाइड किया और दो डीएनए बने, और फिर ये पूरा सेल डिवाइड हो गया, तो हमें क्या मिल गए, दो नए नए सेल्स मिल गए जिनके अलग अलग डीएनए। ठीक है, द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस। डीएनए का रिप्लिकेशन बहुत फास्ट है और बहुत ही एक्यूरेट प्रोसेस है, लेकिन फिर भी इट हैज सम मिसमैच विच क्रिएट्स वेरिएशन इन द रिप्लिकेटेड सेल। इसमें थोड़ा बहुत मिसमैच होता है और इसकी वजह से जो है थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं, जो कि ज़्यादातर हमें दिखते भी नहीं, मतलब ज़्यादातर आइडेंटिफाइबल भी नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ही काम के होते हैं वेरिएशंस। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि वेरिएशंस का क्या काम है। ठीक है, तो देयरफॉर जनरेटेड सेल्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, जनरेटेड जो सेल है, नए सेल बने हैं, वो अपने पेरेंट सेल से सिमिलर हैं। ठीक है, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, कैट का बच्चा कैट ही होता है, लेकिन हूबहू कॉपी नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो उसका मेंटल स्ट्रक्चर हो, या कोई भी चीज एकदम हूबहू कॉपी नहीं होती है एक ऑफस्प्रिंग की अपने पेरेंट्स से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। ओके, तो और ये हमने क्या देखा कि वेरिएशंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स है, रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो हूबहू कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स की, थोड़ा बहुत उनमें वेरिएशन होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो ये वेरिएशन, डीएनए के वजह से ही बॉडी कैसी रहेगी एक इंसान की या फिर एक एनिमल की या किसी भी प्लांट की, वो डिसाइड होता है। तो जैसे ही डीएनए में वेरिएशन होगा, वैसे ही उस सेल में वेरिएशन होगा, वैसे ही पूरी बॉडी में ही वेरिएशन होगा ऑफस्प्रिंग के। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आपके एनसीईआरटी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके दिया गया है, मैंने यहाँ छोटे से ये 4 पॉइंट्स में आपको समझा दिया है, यही आपको याद रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट हम देखेंगे, वेरिएशन वाला पार्ट अगले लेक्चर में देखेंगे, और बाकी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।